हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है, जो काफ़ी बेसब्री से इंतजार है और हर एग्जाम में 2-1 सवाल इसी से संबंधित होते हैं। इसके बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण ये है, आज जो क्लास है वो हिंदी के गद्य और पद्य से संबंधित जितने भी अच्छी बुकें इंपॉर्टेंस लिखी गई हैं और किसके द्वारा लिखी गई हैं, कब लिखी गई हैं, इन सब सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आज समराइज करेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा। ये क्लास कुछ लंबा चल सकता है, 2-2.5 घंटे क्लास चल सकते हैं, लेकिन एक बार कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं तो क्लास को ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के देखा करिएगा। लेकिन एक मैराथन क्लास है, इससे ज़्यादा कोई बुक याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा करता हूँ। जिद है हमारी वर्दी पहने हैं, जिद है हमारी वर्दी पहने हैं तो और आपको भी वर्दी पहनाएंगे। लेकिन ये जिद हमारे लिए है तो आपके लिए भी एक जिद ही होना चाहिए। यूट्यूब पे ये पहला ऐतिहासिक क्लास होगा 2023 का। इतना लंबा क्लास और गद्य और पद्य से संबंधित नहीं मिलेगा आपको। चलिए क्लास पे चलते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास में, पहला इतिहास आप लोग पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। अब ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में आप याद करना शुरू कर देंगे। वीर गाथा काल किसे कहते हैं? वीर रस से संबंधित है ये, तो आदि काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिल्कुल जैसा लिखा है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो वह आदि काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदि काल को। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? हम कालखंड के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? ये सवाल का जवाब बताइए। जल्दी से बताते चलेंगे हम लोग और आप लोग याद करते चलिएगा। आदिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आदिकाल से संबंधित है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, मतलब पहली बार जब आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें भूमिका मिलता है, उसके लेखक कौन है तो पूछा जा रहा है। तो उनका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्यादा डाटा इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करेंगे, कारण ये है, बता सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, ये कौन से साहित्य से संबंधित है, क्या क्या पुस्तकें लिखे। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया 200 से 250 सवाल लगाएंगे, लगभग इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, बट 2.5-3 घंटे का क्लास है। ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो जो मेरा थॉट है और जो मेरा उद्देश्य वही क्लियर नहीं हो पाएगा और दूसरे में आप भटक के रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य को कितनी कालखंडों में विभक्त किया गया है बताइए। हिंदी कालखंडों को चार कालखंडों में विभक्त किया गया। किसमें किया गया? 4 कालखंडों में। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? यह बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पुरानी चीजों में पता होगा। 1850 से माना जाता है, 1850 से माना जाता है बेटा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखिए, हिंदी काल का तो आधुनिक काल भी है, रीत काल भी है, भक्ति काल भी है, लेकिन संयुक्त काल, ऐसा कोई काल तो अभी तक बना नहीं जिसको संयुक्त काल कहा जाए। चलिए, हिंदी भाषा है बेटा, देखिए भाषा लिख दिया है। भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो ही है। बातों को ध्यान रखिएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये सारा प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपको अध्ययन करने की जरूरत थी। अब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा। ये किस काल के थे? तो यह भक्ति काल के लोग थे। किससे थे? भक्ति काल से संबंधित थे बेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूरदास के गुरु कौन थे? एक एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से हैंडल होता जाएगा, कोई परेशान मत रहिएगा। वल्लभाचार्य लोग थे, वल्लभाचार्य थे बेटा, ठीक है ना, वल्लभाचार्य हैं, ठीक है ना। सूर सागर के रचयिता कौन है? सुर सागर के रचयिता कौन है? 10 नंबर सवाल है। सुर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था? एक्चुअली आप लोग तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते ही होंगे। कारण ये है कि ये सब बुकें 10 के क्लास के तो है ही है, 10 या 9 और 11 बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े ही हैं, ठीक है ना। रत्नावली दोहा के लेखक
इसमें तो दिया नहीं है, तुलसीदास को लगाओगे। रामानंद जी तो है नहीं, बिहारी राधा रत्नावली के लेखक तो है नहीं, तुलसीदास लगा सकते हो। ऐसे सवाल में तो कुछ दिया ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इनमें कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है कौन से भक्तकालीन कवि नहीं है, कौन से इसमें भक्तकालीन कवि नहीं है। तो बिहारी प्रसाद नहीं है। ये बिहारी, देखिए सूरदास, तुलसीदास, अभी नाम आप तीनों लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें बिहारी दास नहीं है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है बताइएगा? कबीर जी के भक्ति का स्वरूप क्या है? तो निर्गुण विकास के हैं बेटा। किसके हैं? निर्गुण विकास के हैं ये, वैष्णव नहीं। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास जी की भाषा कौन थी? तो सत्तु कंकड़ी थी बेटा, सदु कंकड़ी थी। कौन थी? सदु कंकड़ी। वैसे आप लोगों के पास आ जाए ये सवाल तो सही नहीं कर पाते, कारण ये है इन सब चीजों पर कोई ध्यान देता नहीं है ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवि है? अष्टछाप कवि कौन है? जल्दी बताइए, अष्टछाप कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं जो अष्टछाप कवि के बारे में बात करते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित है तो पद्मावत वो क्या है? ब्रकोयुक्त है, समासुक्ति है, रूपकाव्य है, अनुयुक्त है। 16 नंबर सवाल लगा रहे हैं। समासुयुक्त है बेटा, समासुयुक्त है। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड या खंड की बात नहीं की। इनमें से कौन सा नहीं किया है इस बारे में आप बताइएगा। स्त्री पुरुष के समानता की बात नहीं की और तो सारा दोहों में ही खंडन कर दिया उन्होंने। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? बहुत अच्छा सवाल है। महाकविराय की पदवी दी थी किसके? शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था बेटा? शाहजहां ने। तो वह सुंदर था बेटा। कौन था? सुंदर को महाकविराय का पदवी दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान श्रेयी शाखा कवि है बताइए? बहुत अच्छा, 19 नंबर सवाल है। कबीरदास ही है बेटा, कबीरदास ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं, तो वह कबीरदास है और कोई नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस तो है, भक्तमाला तो है, शायद मुझे लगता है कि गीतावली नहीं है तो भक्तमाला नहीं। गीतावली तो इन्हीं की लेखक है, सबसे अच्छी लेखक इन्हीं की है। भक्तमाला नहीं है बेटा। कौन सी नहीं है? भक्तमाला नहीं है। श्री कृष्ण गीतावली इन्हीं का है, रामचरितमानस इन्हीं का है, गीतावली इन्हीं का। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। निम्न में रीत काल कवि कौन है? रीत काल के कवि किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। रीत काल के कवि को बिहारी जी को कहा जाता है। बिहारी जी भक्ति काल के कवि नहीं है, यह भी सवाल आप लोगों ने लगाया है। रीत काल का अन्य नाम क्या हो सकता है? रीत काल का अन्य नाम सिंगार काल हो सकता है। कौन सा नाम हो सकता है? सिंगार काल नाम हो सकता है। वैसे पद और गद्य से आप यही क्लास पूरा कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा क्लास करने की जरूरत पड़ेगी, और वैसे नहीं भी पढ़े होंगे तो भी बहुत दैट्स इनफ है। 1-2 सवाल आते हैं और 250-300 क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा करवा देंगे क्वेश्चन से। मैथिली शरण गुप्ता का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्ता की किस युग से संबंधित है? तो यह द्विवेदी युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। जूही की कली की कविता कौन लिखे हैं बेटा? बताइए जल्दी से। निराला साह, महादेवी, पंत वर्मा, प्रसाद जी, बताइए जल्दी करिए। किसने बताया है? तो आप लोगों को निराला साहब की जूही की कविता कली किसकी है? तो निराला साहब की है। होरी किस उपन्यास का पात्र है बेटा? बताइएगा। होरी किस उपन्यास का पात्र है? थोड़ी सी पेन मोटा कर ले लीजिए। होरी किस उपन्यास का कवि है? तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। गोदान किसके लेखक हैं? तो आपको पता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम हो जाएगा आनंद मठ होगा, या कौन सा हो सकता है? जल्दी बताइए। परीक्षा गुरु थे बेटा, परीक्षा गुरु। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? ऐसे सवाल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई एंड एसएससी के एसएसजीडी वाले एग्जाम में देखा है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने तो कर्मभूमि उन्हीं ने लिखा, रंगभूमि उन्हीं ने लिखा है, और क्या नहीं लिखा है उन्होंने? ध्रुव स्वामिनी ने लिखा हुआ बेटा। ध्रुव स्वामिनी इनकी लेखक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की नहीं है, बताइए इसका सवाल का जवाब। दादा कामरेड इनका लेखक नहीं है बेटा, दादा कामरेड इनका लेखक नहीं है।
भारतीयंत हरिश्चंद्र कौन सा नाटक बंगाली भाषा में अनुदूति किए हैं? अनुदूति का मतलब लिखे हैं, बताइएगा। विद्या सुंदर लिखे हैं, विद्या सुंदर को लिखे हैं बेटा, बहुत अच्छे। मर्यादा टुडे के संपादक कौन है? मर्यादा टुडे के संपादक कौन है बताएंगे? डॉक्टर शंपूरानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। बहुत अच्छा, बताइए इसके बारे में क्या बताएंगे? इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान है, स्थान को भरेंगे तो सर्ग स्वर्ग स्वर क्या भरेंगे आप लोग बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। सर्ग भरेंगे बेटा, 16 सर्ग होते हैं, स्वर्ग नहीं होते, स्वर्ग की जरूरत नहीं है, सर्ग होंगे, सर्व का जरूरत नहीं, सर्व की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतीयंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीयंत के। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट करता है। यह कथन किसका है? वैसे एक्चुअली भाषा का परिभाषा ही है, आप दे पाए तो अच्छी बात है, लेकिन यह भाषा दिए थे कामता प्रसाद गुरु ने। यह कामता प्रसाद गुरु भारतीय व्याकरण के बहुत बड़े क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। हिंदी की आदि जननी कौन सी हो जाएगी? हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? संस्कृत हो जाएगी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे पंजाब हिंदी राज्य तो है नहीं, लेकिन हिंदी राज्य प्रचार करने का श्रद्धा राम फिलोरिया ने किया। किसने किया बेटा? श्रद्धा राम फिलोरिया ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीर दास, सूरदास, महाप्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद और हरिश्चंद्र राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो इनका नाम आपको देख के गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये सब सवाल पूछता है सर, पूछा जा चुका है और आगे आने वाले सवाल बन सकते हैं। बस आपको एक छोटे से वीडियो में इतना बड़ा समराइज कर देना है। साहित्य और गद्य पद्य के लेखक या संबंधित उनके धारणाएं और संबंधित उनके जो भी कुछ प्रकोष्ठियां हैं वो सब सारा पढ़ने के लिए दैट्स इन बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। हिंदी प्राकृतिक दृश्य से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ये भी हिंदी में ही काउंट किया जाता है। तो सिसिलिस्ट योगात्मक भाषा है। कौन सा है बेटा? सिसिलिस्ट योगात्मक भाषा। हिंदी आकृति के दृश्य से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए। पद्मिनी, चरित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं बेटा? बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तनी, बहुत है, गजब गजब। चलिए लगाइएगा, नायिका है बेटा। ये क्या है? ये सब सारी नायिका है। रचनाकार और रचना, रचनाकार और रचना का कौन सा युग सही नहीं है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास वाला तो आप लोगों को पता ही है, पद्मावती वाला आप लोगों को पता ही है, और बताइएगा पद्मावती वाला भी पता है। वैसे एक्चुअली मुझे डी और बी में कंफ्यूजन है, आइडिया मुझे भी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है। कछुआ धर्म मारेशी मोही कठुआ किसकी रचना है? कछुआ धर्म मारेशी मोहू कठुआ किसकी रचना है? 40 नंबर सवाल का जवाब देंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का लेखक है। देखिए ऐसे नाम आते हैं तो आपको भी ये सवाल स्किप कर देने का मन करता है, कारण ये पढ़े नहीं है। अब पढ़े नहीं है तो स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी तुक्का मार नहीं सकते, कारण ये है तुक्का मारे तो किस पे मारे जब कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो अभी आपको आइडिया नहीं, पूरा का पूरा सवाल ही यही बेस्ट कॉपी होता है और इसी में से सवाल याद कर लेना। कामिनी के रचनाकार कौन है? तो ये आप लोगों को भी पता है। देखिए ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम में बहुत टकराते हैं। चलिए, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? 42 नंबर सवाल तक आप लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा तरीका आप लोगों ने अपनाया है। जगदीश चंद्र माथुर साहब हैं। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, सरस्वती है, हरिश्चंद्र पत्रिका है, कवि वचन सुधा कौन सी है? जल्दी बताएंगे तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? उदंत मार्तंड। देखिए अब ये नहीं बताएंगे इसके संपादक कौन है, लेखक कौन है, कब प्रकाशित किया गया, कौन से प्रिंटिंग पेज से संपादित किया था,
वो तो बाद की बात है, वो तो याद हो या ना हो, लेकिन इहो लेके डूब जाओगे, इसलिए यहाँ पे इतना ही ज्यादा है, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसमें से नागार्जुन जी की रचना नहीं है, तो दादा कामरेड नहीं है, और सारी रचना इन्हीं की है। किसकी है? रतिननाथ चाची, इमरातिया, बाबा बटेश्वर नाथ। देखिए इतनी सारी बुक इनके साथ आप रेगुलेटर कर सकते हो। नागार्जुन की नहीं है तो दादा कामरेड नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएंगे आप तो इंदुमती हो जाएगी बेटा। कौन हो जाएगी? इंदुमती। आपको जो भी बुक नहीं दिख रही है, जैसे ये कामरेड की बुक नहीं दिख रही, आपको दादा कामरेड अभी नीचे आ जाएगी, आप परेशान मत रहिए किसके लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? मृगनयनी नहीं है बेटा। कौन नहीं है? मृगनयनी नहीं है। सेवा सदन किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? 47 नंबर सवाल। सेवा सदन प्रेमचंद्र मुंशी जी की रचना है बेटा। किसकी है? प्रेमचंद्र मुंशी जी की। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किस कवि काव्य संग्रह? काव्य संग्रह किसका? देखिए काव्य में और गद्य में क्या अंतर होते हैं, ये सब सारी चीजें आगे हम बताएंगे, लेकिन आज पहली बार आप पहली बात को ध्यान में रखें, इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सजो के रखें, जितनी बताई जा रही है उतनी करें। हरी घास पर क्षण भर किस कवि काव्य संग्रह है? जल्दी से बताइए, 48 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं आप लोग, जल्दी बताइए। अयज्ञ की है बेटा। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए की सही है। गुनाहों का देवता के रचनाकार का नाम बताइए। गुनाहों के देवता का रचनाकार का नाम बताइए। धर्मवीर भारतीय हो जाएगा, धर्मवीर भारतीय हो जाएगा। बसही पंख बोलही बहु भाखा, करहूं कलास दे देखई कौशाखा, प्रस्तुत पंख के रचयिता कौन है? देखिए कितना बढ़िया सवाल, 50 नंबर आप लोगों से पूछ लिया। तो यह जायसी साहब है। कौन है बेटा? यह मोहम्मद जायसी साहब की रचना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़िएगा। मधुशाला के लेखक का नाम बताइए। मधुशाला के लेखक का नाम बताइएगा, कौन हो जाएंगे? मधुशाला के लेखक का नाम बताएंगे तो मधुशाला के लेखक हैं बच्चन साहब, बच्चन, हरीश राव बच्चन। चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। चंद्रकांता देखते थे ना भारतीय फिल्मों में, उसमें आता था धारावाहिक में चंद्रकांता आती थी, तो आप लोग देखते रहे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा टीवी पे। देविकानंद खत्री साहब है। कौन है? देविकानंद खत्री साहब है। आंचलिक रचनाएं, देखा आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? देश के विशेष से, जात के विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्रीय विशेष से, किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग किससे संबंधित है बेटा, जल्दी बताइए किससे संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे, किससे संबंधित है जल्दी से बताइए। तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से संबंधित है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सब सारा सवाल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किए हैं आप लोग। बताइए खड़ी बोली किससे संबंधित? तो प्रिय प्रवास तुम्हारे घर जाना है। चलिए आइएगा। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? चांद का मुंह टेढ़ा है तो बताइए किसका है? मुक्तिबोधक जी का है। किसका है? मुक्तिबोधक जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार के रचनाकार को दिया गया था। 56 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर डी नासिरा शर्मा जी है बेटा। कौन है ये? नासिरा शर्मा जी है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया? इन्हीं में से आपको बताना है, तो जल्दी बताइए किसको दिया गया है? नामवर सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? जल्दी बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित? संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। देखिए वैसे तो आप हिंदी में लगा देते, लेकिन यहाँ पे ये वाला सही है, कुछ लोग गलत कर जाते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है ना। चलिए लगाइएगा।
महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा यामा पे मिला हुआ है। यह बात यामा यामा पर किसको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। किसको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इस सवाल का जवाब बताइएगा। हिंदी का गद्य का, बेटा गद्य का किसे माना जाता है? बहुत अच्छा बताइएगा। भारतीयंत युग को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीयंत युग को माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ये सवाल कल वाले ऑनलाइन क्लास में यूपी पुलिस का जब आप हिंदी नहीं एसआई का जब आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे थे, सेम टू सेम सवाल यही था और आप लोग लगाए थे ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए इस प्रीवियस ईयर पेपर में सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट कॉपी सवाल है। ये सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इनको बात ध्यान रखिएगा, वात्सल्य। अब तुलसी जी के बारे में पूरी चीज पढ़ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुलसी जी से सवाल पूछे जाएंगे तो इसी वे आप पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करा दिया जा रहा है। बहुत कुछ बताना आसान है, लेकिन बहुत कुछ रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे एक लाइन पढ़ा रहे हैं कम से कम एक लाइन तो याद हो जाए। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी बेटा। किससे थी? दास्य भाव। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड हैं? देखिए ये भी सवाल आपसे से पूछा जाएगा। 7 खंड। कितने खंड हैं? 7 खंड है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है बेटा? पद्मावत भाषा अवधि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधि में। राजस्थानी में तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। निम्नलिखित में कौन सी रीतकालीन कवि है? देखिए हरिश्चंद्र उपाध्याय, दिनकर, सुमित्रानंद पंत और भूषण साहब। बताइएगा। तो यह भूषण साहब है बेटा। भूषण, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ये वाला भूषण साहब है, रीतकालीन कवि है। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि इनमें से कौन है? देखिए जो जो ढूंढ के निकालना है वो तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल गया। अभी जब मैं रीतकाल पढ़ाऊंगा, जब मैं रीतकाल पढ़ाऊंगा तो 50 नाम लूंगा और उसमें से केवल 1-2 का नाम आना है, जो आपके सामने भूषण साहब का नाम आ गया है। और 167 नंबर में लगाएंगे तो बिंद्र जी का आ जाएगा। ये नाम आपको आइडिया आ गया। निम्नलिखित में से खंड महाकाव्य कौन है? बताइएगा। खंड महाकाव्य के बारे में बताइए बेटा। खंड महाकाव्य, बहुत अच्छा। खंड महाकाव्य का मतलब होता है पंचवटी होगा बेटा। पंचवटी, पद्मावत ने पंचवटी खंड महाकाव्य। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? गजबे नाम है। जो प्रकृति से ज्यादा रिलेवेंटेड रह के काम किए हैं तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो बताएंगे आप लोग। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है बेटा। किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। किस ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है? बताइएगा। बहुत अच्छा फिलिंग एंड ब्लैंक दिया हुआ है। 71 नंबर सवाल लगा रहे हैं। विवरणात्मक है बेटा। देखिए ये सब सवाल तो आप लोग कभी जीवन में पढ़ेंगे नहीं और पढ़ने का दिल करता भी नहीं, जिसको क्वेश्चन फॉर्मेशन से याद कर लीजिए। विवरणात्मक होता है, विवरण देता है, विचारात्मक अध्ययन करना, भावात्मक प्रकट करता है, वर्णात्मक ABCD की तरह दिखलाता है। तो ऐसी बातों को आप लोग यही टेकल कर पाओगे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन से। वैसे साहित्य इतना बड़ा है, हिंदी का सबसे बड़ा भाग तो साहित्य है। अब साहित्य यदि पढ़ने लगे तो आपको 6-7-8 महीना ये साहित्य में ही लग जाएगा। इसलिए इसका तरीका यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट में याद करें। जो थोड़ी चीजें बची रहेंगी उसको हम बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके बता देंगे। बताइएगा। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम है अर्धकथा है बेटा। क्या नाम है? कथा का नाम है अर्धकथा है। नाम याद होना चाहिए। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसको माना जाता है? रिपोर्ताज बेटा। रिपोर्ताज विधा के जनक किसे माना जाता है? 73 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो शिवानंद सिंह चौहान को दिया जाता है। महाकाव्य में होता है, क्या होता है महाकाव्य में? वैसे काव्य में क्या होता है तो बातें पता चल जाती, लेकिन महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का बृहद चित्र होता है। देखिए साहित्य का मतलब क्या होता है और साहित्य के अंदर गद्य का क्या मतलब है
और पद क्या क्या मतलब, एक वीडियो इनसे संबंधित, कालखंड से संबंधित, रीति काल किसे कहा जाता है संबंधित, आर काल खंडों के बारे में हम आपको बहुत डेप्थ जानकारी दे देंगे। सही विकल्प चुनिए, महाकाव्य और खंड काव्य के समान लक्षण कौन से हो सकते हैं। सब 75 नंबर सवाल का जवाब देंगे। कथानक होगा और उपास्थापना होगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल का जवाब है ये। काव्य के कितने गुण होते हैं, गजब सवाल है। ये सब चीजें आपको एक एक चीजें फॉर्मेट में होती है। 3 गुण होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, 3 गुण होते हैं, बहुत अच्छा। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहा जाता है। अब उसे वही कहा जाता है जो अभी आप दोनों लोगों ने सुना है, उसको पद्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पद्य का मतलब होता है संक्षिप्तकरण और गद्य का मतलब होता है विस्तृत चर्चा, ठीक है ना। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए सवाल बना दिया, उसको गद्यांश या गद्य कहा जाता है बेटा, गद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अड्ड गड्ड बड्ड चलते। सही विकल्प को चुनिए। काव्य रूपों में दृश्य काव्य बताइए क्या होता है। दृश्य काव्य के बारे में 79 नंबर सवाल, 79 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो नाटक होता है जो दृश्य काव्य होता है। पगलू दृश्य काव्य, देखो थोड़ी सी बात थी। अचानक यदि एग्जाम हॉल में आ जाता नौटंकी किसे कहा जाता है, काव्य रूप में दृश्य काव्य है, तो बातें हजम नहीं होती। लेकिन अब तो पूरा एकदम हजम का खा के पचा गए आप लोग। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह किसने कहा और कब कहा, यह बताइएगा। बहुत अच्छा, नहीं कब कहा यह तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन किसने कहा यह बात बता दीजिएगा, जल्दी करिए। किसने कहा, बहुत अच्छा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। 80 नंबर सवाल तक आप लोग चल गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इन सब के बारे में हम वर्णन करेंगे, आप चिंतित मत रहिएगा। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशील लाता है, तो वैसे तो रस तो लाएगा नहीं, वैसे रस तो लाएगा नहीं, ये बात आप लोगों को पता है। छंद कोई प्रभावशील लाएगा नहीं, और अलंकार का कोई मतलब है तो वो अपनी जगह पे है। काव्य के गुण ही लाएंगे, वह काव्य किस तरह से प्रदर्शित करना चाह रहा है, वह सक्रियता और प्रभावशीलता डाल सकता है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक श्लोक कहते हैं, बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उस श्लोक को बेटा। बहुत अच्छा, उस श्लोक को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 82 नंबर सवाल का हम मुक्त कहते हैं। देखिए ये सब कितना भी कोई पढ़ा ले, इन सब सवालों का कोई दायरा नहीं होगा। इनको कैसे करा जा सकता है सर, इनका यही बहुत अच्छा तरीका है बेटा, बहुत अच्छा तरीका है। तरीका का मतलब ये अच्छा है कि इस पैटर्न से यदि आप चेक करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वैसे पढ़ते रहिए, पढ़ते ही रह जाएंगे। खंड महाकाव्य में मुख्य चरित्र किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक है, तो बताइए। बहुत अच्छा सवाल। विविधता का विस्तार है बेटा, यहां भरेंगे क्या, देखिए। खंड महाकाव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि एक ही है तो फिर क्या विविधता का विस्तार होगा। भर नहीं पाएंगे, लेकिन अब ट्रेकल करेंगे तब न होगा भाई। अब अचानक देख के कहेंगे कि भर दे तो नहीं भर पाएंगे भाई। अब ऐसे चीजों को समझेंगे तब। भारत रत्न विभूषित कवि कौन है, बहुत अच्छा लगाइए। 84 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। कौन से हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे। भारत रत्न से सम्मानित कोई भी नहीं है। हरिवंश राव बच्चन रहते तो बात बनती। अय्यंगार जी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छा। 85 नंबर सवाल का जवाब देंगे। कितने नावों पर कितनी बार, अय्यंगार जी का है कितने नावों पर कितनी बार चढ़ोगे, और एक बार नहीं चढ़ के पास हो रहे हो तो बार बार चढ़ के क्या पाओगे, ठीक है ना। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, बहुत अच्छा सवाल है। रामेश्वरम शुक्ल जी का, रामेश्वर शुक्ल जी का यह सवाल है बेटा। किसका, रामेश्वर शुक्ल जी का है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न, अरे गजब यार, ये सवाल तो अभी कल वाले में भी आया हुआ था, देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में। देखिए कहते हैं ना, यदि ये पहले क्लास आप लोग कर लिए होते तो कल मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि चलो इस सवाल का जवाब मत दीजिए क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं। देखिए कितना बढ़िया सवाल, वाकई में कल की क्लास करवा देना चाहिए आपको। 6 सवाल आपको इसी क्लास से पेस्ट टू पेस्ट मिलेंगे। अब बताइए आप लोग कितना अच्छा तरीके से फिल कर रहे हो। नरेंद्र कोहली हैं और ऑप्शन भी सेम टू सेम वैसे ही रखा गया है, देख लीजिए। 2-3 सवाल और मिलेंगे आपको।
प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था बेटा? बहुत अच्छे, और हुआ था 1936 में, 1936 में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। प्रथम विश्व युद्ध हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? देखिएगा ये सवाल था कि नहीं था कल? देखिए सेम टू सेम ये सवाल था कि नहीं? यूपीएसआई बेटा, यूपीएसआई 2017 वाले प्रीवियस ईयर पेपर में था कि नहीं? कितने सवाल मिल गए? जो ये क्लासवा करके चला जाए, मतलब 2017 में जाना उसको एग्जाम देने और ये क्लास करके जाए। देखिए हिंदी के जो बहुत आश्चर्यजनक विस्मयादि पैदा करने वाले क्वेश्चन है सर, वो ऑलरेडी टैकल कर जाते हैं आप लोग। कितना बढ़िया एनालिसिस चल रहा था। किस काव्य के लिए कहा गया है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? बहुत माइंड ब्लोइंग सवाल है। यही सब सवाल आया था जो मैंने बोला कल आप नहीं पढ़े, छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्लास लेके करवाए होते तब मुझे नहीं कहना पड़ता छोड़ दीजिए। महाकाव्य कहा जाता है। रहन बेटा, रेहन पर रंघु बेटा, रंघु किस लेखक उपन्यासकार के हैं? बताइएगा। काशीनाथ सिंह है बेटा। देखिए ये सब नाम याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद करिएगा। सवाल देख रहे हो ना, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ऐसा पेस्ट कर दिया जाता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। लाल कवि की प्रसिद्ध रचनाकार छत्र प्रकाश किस भाषा में है? इंपॉर्टेंट तो पूरा आप लोगों को यही हो जाता है, बुंदेली में है बेटा। मैथिली शरण गुप्ता की यशोधरा बताइए क्या है वो? जल्दी बताइए, यशोधरा क्या है वो? तो चंपू काव्य है बेटा। क्या है? चंपू रे दंपू, जंपू दंपू काव्य। सुगृहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से, जबलपुर, शहडोल, शिवपुर में। बताइए भाई, देखो ऐसा भी सवाल पूछते हैं बेटा, रतलाम से होता है। ऑप्शन नंबर ए रतलाम से हो जाएगा। चलिए, मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? अरे गजब है सवाल पूछ रहा है। मीडिया नवचिंतन भोपाल से हुई थी बेटा। सॉरी, गोदान किसके लेखक हैं? इनमें से बताएंगे आप लोग। गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। यह बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल बताइए। झूठा सच के लेखक यशपाल सिंह थे बेटा, यशपाल। बहुत अच्छे। ठिगरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ढिंगरे बेटा, ठिकरे की मंगनी है। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। नासिरा शर्मा के द्वारा लिया गया है। कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये सवाल देखिए कितनी बार घुमा के इसी सवाल में पूछा जा रहा है। सॉरी बेटा, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? 100 नंबर सवाल है। एक बार जबरदस्त सभी लोग ताली बजा दीजिए। 100 सवाल तक आप लोग पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हो? 100 नंबर सवाल तक आप लोग पहुंच गए। बताइए मिलजुल किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है बेटा। किसका है? मृदुला गर्ग की है। निष्कवच उपन्यास किसके लेखक की कृति है? बताइएगा। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच बताइएगा। बड़ा अच्छा नाम है, राजी सेठ नाम है इनका। क्या नाम है? राजी सेठ नाम है। बहुत अच्छे। कितनी नावों पर कितनी बार? रचना को देखो, ये सवाल दूसरी बार पूछा जा रहा है, यह दूसरे ऐतिहासिक रूप से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने लाया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। देखिए ना, बीजक किसकी रचना है? ये भी आप लोग पढ़े होंगे। बीजक रचना कबीर दास की है। ये सब 10 उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद किया। अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार का नाम बता दीजिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा ने अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ दिया हुआ नाम हरिश्चंद्र, भारतीय तो हरिश्चंद्र है। उर्वशी किसकी रचना? इन सब पे फिल्म बनाई गई है बेटा। तो ये सब बुकें 50 बार नहीं 1000 बार पूछे जाए तो कम होती हैं, क्योंकि हिंदी में कोई करंट अफेयर होता नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में बुक का नाम चलता है तो वहीं से करंट अफेयर के बुकों का नाम पूछा जाता है। तो रामधारी दिनकर सिंह का उर्वशी है। और उर्वशी आपको कल या परसों वाले हिंदी में ये सेम टू सेम सवाल था। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी का है? बताइएगा। 106 नंबर सवाल।
कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा का है? तो बताइए, जल्दी करिएगा, कौन सा कृति है जो महादेवी वर्मा जी का है? निहारिका है शायद बेटा, निहारिका है मुझे लग रहा है। सांकेत इन्हीं का हो सकता है, कामिनी तो है नहीं, प्रिय प्रवास है नहीं, सांकेत इन्हीं का है या प्रिय निहारिका, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई है बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो आप लोगों ने अभी अभी सवाल लगाया है, बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा। यामा यामा कहे हैं। जितनी बार यह सवाल पूछा जा रहा है मान के चलिएगा कि उसका वर्ग मत करिएगा, हाँ वर्ग से भी वर्ग कर दीजिए तभी भी कम पड़ जाएगा, इतनी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया गांधी जी ने, देखिए ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे अभी तक याद आ रहा है जब आप यूपीपी के PYQ लगा रहे थे तो मैथिली शरण गुप्ता नाम आया था, सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा है, यूपी SSS में भी पूछा हुआ है, और उसमें पूछा है, क्या नाम है, यूपी SSS में भी पूछा हुआ है, और किस में पूछा है, राजस्व विभाग में पूछा हुआ है बेटा, राजस्व विभाग में भी यही सवाल पूछा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है बताइए? बहुत अच्छा, 109 नंबर सवाल आप बताइए क्या हो जाएगा? 109 नंबर सवाल का नाम बताएंगे तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। ये भी सवाल यूपी पुलिस का ही है। कौन सी रचना तुलसीदास जी का नहीं है? तुलसीदास जी का रचना रामचरितमानस तो है, यामा यामा नहीं है क्योंकि इसमें महादेवी वर्मा जी को पुरस्कार मिला हुआ था। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उर्वशी के रचनाकार कौन है? अब देखिए फिर से उर्वशी जी के बारे में पूछ लिया। यह यूपी पुलिस एग्जाम 2018 के पेपर में जब हम एनालिसिस करवा रहे थे तभी का है, रामधारी दिनकर साहब। बेटा देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। जयद्रथ वध किसकी रचना है बताइए? 112 नंबर सवाल। जयद्रथ वधना रचना मैथिली शरण गुप्ता जी का। किसका है बेटा? मैथिली शरण गुप्ता जी का। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत का मतलब क्या होता है तो बताएंगे हम आप लोग। अतीत के चलचित्र का मतलब होता है महादेवी वर्मा जी है। कौन है बेटा? तो महादेवी वर्मा जी है। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जान लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ी का नाम बताइए, सही जोड़ी का नाम बताइएगा। देखिए यहाँ तो पहले गलत है, यामा यामा उनसे संबंधित है बेटा, महादेवी वर्मा तो इनसे संबंधित है और इन्होंने लगाया गलत सवाल है। देखिए यामा यामा है कि नहीं है? सुमित्रानंद पंत चिदंबरा, ये वाला सही है और सारा गलत दिया हुआ है। बस आगे बढ़िए। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा के लेखक कौन है बेटा बताइए? जिंदगी नामा के लेखक का नाम बता दिए तो मजा आ जाएगा, मजा 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 आ जाएगा। जिंदगी नामा के लेखक का नाम बताएंगे तो कृष्णा शोभित हो जाएंगे बेटा। कौन हो जाएंगे? कृष्णा शोभित हो जाएंगे। मुक्ति बोधक के लिए जयतेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए? 117 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 117 साहित्य अकादमिक पुरस्कार के लिए दिया गया है। सारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, बिल्कुल मत भटकिए और बिल्कुल भी इस सवालों को बहुत अच्छी तरीके से गहनतम अध्ययन करके रखते चलिए। सन 1973 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना? आलोक का मतलब और पर्व का किसकी रचना है तो आप बताएंगे। 118 नंबर सवाल तक लगा चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही सवाल आने हैं, इसी तरीके से पेश हो जाने हैं। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अब आपको यह डेट बता देता हूं मैं, 2017 यूपीएसआई में पूछा हुआ सवाल है और 1963 में इसको साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं करंट अफेयर का कितना रोल है, क्योंकि कुछ रहा होगा, कुछ चल रही होगी इसी बारे में। प्रेमचंद्र कमल के सिपाही, बहुत अच्छे, गजब विजेता, गजब गजब। जिस कृति के लिए कवि नागा अर्जुन को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला वह किस भाषा से रचित है? देखिए बेटा, जितने भी हिंदी से पुरस्कार सम्मिलित हैं ये आपको एक वीडियो में हम रिकॉर्डेड पहुंचा देंगे। जितने हिंदी के कालखंड हैं, जैसे रीतकाल, वीरगाथा काल, आदिकाल, कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कौन कौन से कवि आते हैं, इसको हम एक वीडियो में आपको पकड़ा देंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्रश्न प्रीवियस ईयर का इसीलिए चेक करा रहा हूं क्योंकि मेरा पढ़ाने का IQ लेवल थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है ना।
IQ इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का मूल्यांकन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, आपको खुद विजुलाइजेशन बढ़ जाते हैं। यदि कोई कठिन मार्ग पड़ता है तो आप उसको सहजता से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसे सवाल आए हुए हैं। तो IQ लेवल अपना बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। मैथिली शरण गुप्ता, देखिए वो फेल हो जिसको कोई काम नहीं है, बुरा नहीं लगता है। वो फेल हो जो मन लगा के नहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो फेल हो जो बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेल जब आप जैसे लोग होनहार होते हैं तो आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को, आपको टीचर को, आपको तो दुख होगा ही होगा, क्योंकि आप थोड़ा मेहनत से बच चुके हैं और वही मेहनत स्मार्ट से कर दिए तो हो जाना था। चलिए 120 सवाल तक आप लोग हैंडल करें। 1974 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? बताइए। देखिए कितना अच्छा सवाल, मतलब आप थोड़ा सा भी इन सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते कि गलत दिया हुआ है। वह काव्य से संबंधित था। बेटा किससे संबंधित था? काव्य से संबंधित था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? सर बताया नहीं रहे हो, लेकिन कुल धीरे धीरे प्रश्न आ ही जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है। 1954 में किया गया था। गजब। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त कराया गया था? तो बताइए। बहुत अच्छे सवाल के साथ आप लोग हैंडल हैं। केसरिया पुरस्कार है बेटा, सेकसरिया पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है ना। मक्खनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत गजब, बहुत गजब, गुड, शाबाश। लगाइए, इस सवाल का जवाब दे पाए आप लोग? अभी तक आप लोग बने रहे, बहुत गजब। इसको यदि फिर से बता दूं, यदि आप पहली बार देखने में असमर्थ हो रहे हैं तो इसको संडे वनडे को डेट को निश्चित करके अपने टाइम टेबल में लिख दीजिएगा। संडे को ही देखेंगे, इसको ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि 2 घंटे का वीडियो है और 2 घंटे के वीडियो में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे टाइम टेबल का दूसरा पढ़ाई प्रभावित ना हो। और ये सर ने बोला है साइड और पार्ट टाइम में ही इसको हमें याद करना है। तो इसको संडे को घूमते फिरते, कभी मोटरसाइकिल से दूर सफर कर रहे हैं तो पीछे कोई गाड़ी चला रहा हो, आप मत लगाइएगा। यदि कोई गाड़ी चला रहा हो तो आपकी कान में लीड लगा के पीछे बैठ के सुनते चले जाइए। 1.5 घंटे के सफर में आप 2 के स्पीड से देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्लास समाप्त हो जाएगा। जैसे ऑटो से कहीं सफर कर रहे हैं, बस से कहीं सफर कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करने का दिल कर रहा, धीरे से कान में लीड लगाया, सुनते हुए चला गया। इसीलिए मैं ज्यादा इसमें बकवास नहीं कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा भी बुरा ना फील हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 124 पे। 124 नंबर सवाल में हिम्मत रंगनी हो जाएगा बेटा। कौन से हो जाएंगे? चतुर्वेदी हिम्मत रंगनी हो जाएंगे। वर्ष 1982 में इनमें कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। बहुत अच्छा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सवाल 100% है। यदि आप कह रहे हो कि सवाल कहाँ पूछा गया था सर, तो मैं बता दूं UPSI 2017 का ही पेपर ये भी है। चलिए जल्दी करिएगा। महादेवी वर्मा जी हैं बेटा। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्ता, हरिचंद्र उपाध्याय, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास एंड भारती अंत, हरिचंद, प्रेमचंद, मुंशी जी। इन सब चीजों को मैं एक दिन ऐसा करता हूं, एक रिकॉर्डेड वीडियो इन लोगों के पूरे इनका क्या नाम है, बायोग्राफ से संबंधित और इनके पूरे बुक से संबंधित, ये जो बहुत महत्वपूर्ण हिंदी में लोग हैं इनसे संबंधित मैं आप लोगों को एक क्लास हफ्ते में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। समय का अभाव है लेकिन कोशिश करूंगा इनके एक एक के बारे में, ठीक है, केवल एक एक जन के बारे में और इनकी पूरी कृति, इनकी पूरी रचना, इनका जन्मस्थल, इनकी भावना, इनके विचार, समाज सुधार आदि अन्य चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम डिबेट करने की पूरी शिद्दत और कोशिश करेंगे। बताइएगा अयेग जी कृति पर भारतीय के देखिए कितनी नावों पर कितनी बार यह सवाल 3-4 बार आपके टकरा चुका है इसी पेपर में। किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार EMT वासुदेवन राय को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 127 नंबर सवाल का जवाब दे दे तो मलयालम से संबंधित था, ये भी UPSI से संबंधित। इनमें कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तो पहला नहीं है। देखिए पहला यामा आप लोगों ने अभी किया, उर्वशी आपने पता है, बनी हुई रस्सी चितंबरा ये भी हुआ है। तो 28 का क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाए। देखिए अब इलिमिनेट होना शुरू हो गए। 100 सवाल आपने संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित अध्याय से लगाया और आप खुद देखिए अब इलिमिनेट होना शुरू हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि एक अध्याय से यदि 200, 250, 400 सवाल लगा लिया जाए तो वो सवाल बार बार रिपीटेशन होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जबरदस्त तरीके से पढ़िए और जबरदस्त तरीके से याद करिए।
देखिएगा, जैतेंद्र कुमार किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 129 नंबर सवाल है। परख का नाम सुने हैं तो परख आता था, सरफ भी आता था, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं आता है। परख सरफ बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले, देखो ये तो आपको भी याद होना चाहिए। इसका सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 123 नंबर सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोग कौन कौन सा कमेंट सेक्शन में देंगे। 123 नंबर सवाल का आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। चलिए आगे चलिए। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बेटा बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 130 नंबर 1 सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दीजिए, जिससे आप लोग भी खुद मूल्यांकन कर पाए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आपको भी अपनी पढ़ाई की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो बताएंगे, सुमित्रानंद पंत जी का नाम सुने होंगे, सुमित्रानंद पंत जी का नाम सुने होंगे, तो सुने होंगे तो अच्छी बात, नहीं सुने हो तो सुन लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सन 2006 सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखक कौन सी है? इसका नाम धीरे से बताइएगा। मैत्रेयी पुष्पा। ये नाम आपको भी आइडिया नहीं रहेगा। और ये सवाल जानते हो कब का है? यूपीएसआई 2017 और 2018 यूपी पुलिस का सवाल है। आप सोचिए, इतना बढ़िया सवाल आपसे पूछ रहा है ये। तो चलता है, प्रेम में भगवान, आहा, जिससे प्रेम करो उसी में भगवान है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जितेंद्र जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पहली बात तो यहाँ 2 चीज मिला। यहाँ 2 चीज कैसे मिल गया, ये बात समझ गए आप लोग। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। अब ये किसका सवाल है सर? तो यूपीएसआई 2017 का ही है। हिंदी अकादमी साला का पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? बताइए। 134 नंबर सवाल है। तो आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। निम्न में से कौन सी पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? जल्दी बताइए। 135 नंबर सवाल है। वैसे तो इसमें दोनों लोग हैं, बी और डी, दोनों लोगों का नाम आ रहा है। आप चुनिंदा कर लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल करना आपकी भी आदत होनी चाहिए। सांकेत महाकाव्य के कवि मैथिली शरण गुप्ता को किन सा परितोषिक प्राप्त हुआ था? बहुत गजब सवाल है बेटा। सांकेत और निहारिका के बारे में जब हम बीच में कर रहे थे तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि नहीं चल गया? जल्दी बताइए। 136 नंबर सवाल का जवाब तो मंगल प्रसाद है बेटा। कौन है? मंगल प्रसाद है। किसका सवाल है? 2017। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। साहित्य की बातें चल रही हैं तो वह साहित्य के ही रूप में दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर सिंह, दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 138 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। कवि वचन सुधा, यह सवाल आप लोगों को कल आया हुआ था। अब कल में तो आप लोग पता ही चल जाएगा। यूपीएसआई, यूपी पीजीटी और हिंदी, यूपी पुलिस कहाँ कहाँ पूछा है, इसका जवाब देना। एक पत्रिका है बेटा, कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया हुआ है? गजब सवाल है, बताइए। अब हाई तो हो नहीं सकता है, अब और कौन बता दीजिए तो बेहतर रहेगा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ही नहीं हो सकता है। नहीं सर, यही हो सकता है, कवि वचन सुधा ही है। काहेरी नलीन तू कुम हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? देखिए थोड़ा सा, अब जिसका पढ़ने का तरीका अच्छा होता है तो वह काव्य के, देखिए काव्य को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। काव्य के भाव पढ़ने से ही आते हैं। अब हम तो पढ़ेंगे, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा उतना बढ़िया भाव, तो आप बातों को समझने में कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़िए। 141 नंबर मतलब कबीर दास की रचनाकार है बेटा। काहेरी नलीन तू कुनियालानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। चलिए, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतीयंतु युग की कौन सी पत्रिका का उल्लेखनीय है? बहुत अच्छा सवाल, गजब सवाल लगाइए। इस सवाल का जवाब देंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग?
आनंद कादम्बनी होंगी बेटा, बहुत अच्छे। आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध किससे? माटी का फूल, चित्रमणि, क्षणगोल, कोकण, उत्साह, आलोक पर्व। अभी आप लोग लगाए हैं, शायद यदि लगा देते तो मजा आ जाएगा। चितामणि होगा बेटा, और ये आप लोग ऊपर अभी सवाल हैंडल किए, गलत कर दिए। आदिकाल की पहेलियां लिखने वाले कवि का नाम बताइए। आदिकाल के पहेलियां लिखने वाले का कवि का नाम बताइए, जल्दी करिए। खुसरो हो जाएंगे, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, उन्हीं से संबंधित है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना एक पत्रिका का नाम है, उसके लेखक, पत्रिका के संपादक। देखिए संपादक, लेखक, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब अलग अलग होते हैं, तभी जाके पत्रिका आप तक पहुंचती है। लेकिन आप लोगों को लगता होगा 2 मिनट में उसमें चटनी रख के खा लेते हो, बड़ा मुश्किल से पहुंचता। डॉक्टर नागेंद्र साहब हो जाएंगे, डॉक्टर नागेंद्र साहब। अंधेरी नगरी चौपड़ राजा अभी ऊपर लगाए, कैसे टके सिंह को टके को भाजा। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा बताइएगा। भारतीयंत हरिश्चंद्र जी हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे कौन? 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर जगदीश गुप्त जी थे बेटा, गुप्ता जी थे। नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहां से हुआ? नई कविता, 9वें नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? 148 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो वह इलाहाबाद से हुआ था, और यह सवाल मैं यूपी पुलिस में आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुका हूं। बुंदेली हरबोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी। अच्छा, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बहुत पुरानी कविताओं में इसको आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था, महिलाओं के लिए खासकर, और सभी लोगों के लिए था। बट अभी आज इस सवाल का जवाब दीजिए, किसके द्वारा यह रचित किया गया था? ये तो बताएंगे आप लोग, किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, जो इन्होंने इनके बारे में ऐसी चीजों में काव्य के तहत, इसी को काव्य के तहत प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध है भारतीयंत हरिश्चंद्र जी से? नहीं है। बहुत गजब, एब्सोल्युटली बताइए। 150 नंबर सवाल तक आप लोग हैंडल कर चुके हैं। कितने नंबर सवाल तक? 150। अभी भी आपको इतने सवाल का सफर करना है। ब्राह्मण का है। बीजक किसकी रचना है? तो आप लोगों ने अभी इस सवाल को ऊपर लगा लिया है, कबीरदास की रचना है। बहुत अच्छे। ब्राह्मण के संपादक कौन है बेटा? ब्राह्मण के संपादक कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। देखिए वहां आपको इस वे में मिला, यहाँ पे इस वे में मिला, तो प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। साहित्य भारतीय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साहित्य भारतीय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बेटा वो लखनऊआ में से होती है। लखनऊआ नवाबों के शहर वाले। रामधारी दिनकर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसके बारे में बताएंगे। रामधारी दिनकर साहब को कौन से साहित्य? अभी देखो ये कई सवाल है, आप खुद ब खुद एकदम बिल्कुल 100% चेक करिए। ये उर्वशी, जो उर्वशी है, कितनी बार टकरा गई? ये उर्वशी इतनी बार टकरा गई कि इससे प्यारे हो जाएगा, लग रहा है आपको। फिल्म भी एक शायद उर्वशी कोई फिल्म बनी है, मुझको तो आइडिया थोड़ा बहुत समथिंग याद आ रहा है। शायद कोई फिल्म बनी है, शायद उसके लेखक कौन है थोड़ा सा चेक करिएगा। क्योंकि देखिए कम से कम मुझे लगता है 154 सवाल लगा चुके हैं। 154 में 4 जगह तो इसी का उल्लेख मिल चुका है आप लोगों को। तो अब आपको इंपॉर्टेंट से पता चल रहा है ना कि मतलब यही सब सवाल में घुमा घुमा के सवाल बन रहा है सर। क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत बड़ी है बेटा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसको निकालना बड़ा कठिन होता है, पढ़ाने वाले के लिए और पढ़ने वालों के लिए। ठीक है ना? तो दोनों को कठिन होता है, तो इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में पहले याद कर लेते हैं। बचा खुचा है वो वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत लगेगा, 5 6 7 वीडियो और बन जाएंगे, हो जाएगा पूरा। वो सब जानकारी बाद में, पहले सवाल की जानकारी पहले ले लेना चाहिए। ठीक है ना? संस्कृत के 4 अध्याय इसी से इनको मिला था बेटा। ठीक है ना? संस्कृत के 4। रामधारी दिनकर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भैया उर्वशी पे मिला हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। श्री बंटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहां से? 155 नंबर सवाल का जवाब देंगे। तो मुंबई से होता था। कोई बात नहीं, इसका सवाल थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ। कहां से होता था? मुंबई से होता था। बंटेश्वर, एक बंटेश्वर मंदिर भी है ना। अति सुधो स्नेहो को मार्ग है, किस पंक्ति से संबंधित है? अति सुधो स्नेह को
मार्ग है यह किस पंक्ति से संबंधित है? जबरदस्त बताइए। अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, अरे बचवा लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो। 130 नंबर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में धड़ाक से जवाब दे के ही आगे बढ़िएगा, अन्यथा पाप नहीं लगेगा आपको, क्वेश्चन भूल जाएगा वो आपको, ठीक है ना। चलिए लगाइएगा। घनानंद था बेटा, कौन था? अति सुधो स्नेहो को मार्ग, यह पंक्ति घनानंद से संबंधित था। देखिए इससे पहले आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर का मैंने 2 क्लास प्रोवाइड कराया है और आज शाम को 2 क्लास और आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आर्ट एंड कल्चर आपका पूरा डिट्टो क्लियरिटी से समाप्त हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, भारतीय क्या नाम है, वैदिक काल के बाद आज आप लोगों को सुनाया जाएगा बौद्ध काल, जैन धर्म, इन सब सारे से समझा देंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके यूट्यूब चैनल पे वो सब सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप कहीं से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 157 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? सर कलकत्ता से प्रकाशित होती थी बेटा यह भारत मित्र मेला संगठन का अभिनव मेला संगठन। ये सब देखिए जो बुकों का है, जो भारत उरत से संबंधित है ना, ये सब भारत को आजाद कराने में एक मानव की तरह, एक नेतृत्व करता, एक लीडर की तरह काम किया। देखिए आप लोगों को जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था, मॉडर्न इंडिया से जब सवाल लगा रहा था तो हिंदी भाषा को एक मानव का क्या उपाधि दी गई थी, जिसे लीडर का काम किया था। हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो जन धन में पहुंचने में बड़ी सहायक और आसानी हुई थी। समझ पा रहे हैं? गुड, शाबाश, आगे बढ़िए। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? गजब है। पहले सर नाम पूछ रहे हो, फिर उनका पत्रिका के संपादक का नाम, मतलब एक बार बताया जा सकता है क्या? नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक गलत नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो समझ लीजिए, गलत कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, गजब सवाल था ये सब। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखई माही। उपरोक्त दोहे में अधियारा और दीपक किस बीज के प्रतीक की बात की जा रही है? देखिए इतना बढ़िया सवाल है। अब कितना दोहा याद करोगे आप? 2000 याद नहीं कर सकते। तो अज्ञान से ज्ञान की बात कर रहा है ये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो बात समझिएगा, ज्यादा मोटिवेशन आप लोग खुद मोटिवेट रहते हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? 160 नंबर सवाल, गजब। विभूत नारायण राय। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? बहुत है, गजब। नई कहानी, अरे गुरुदेव तो ऊपर आया था तो लगा दीजिए, गजब। पूरा घुमा फिरा के सवाल में आ रहा है। कमलेश्वर साहब है। कौन है बेटा? कमलेश। यामा। चलिए आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता। चंद्रगुप्त आप लोगों ने देखा होगा, ये भी आता था एक धारावाहिक में, चंद्रगुप्त। ये सब धारावाहिक और धारावाहिक देखा। आप लोग बचपना ऐसा गुजार दिए ना, लड़कपन को ऐसा गुजार दिए, बुढ़ापा में तब्दील हो गए, मौत ठठरियाने लगी, आग में बजने के लगे नदियां, रात भर गीत गाती रही प्रिय कब आओगे। अब ये बात समझ में ना आए तो झूम के नाचो, नदियां गाएगी प्रिय कब आओगे। चलिए आगे बढ़िए। 163 नंबर सवाल के जवाब है जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा बेटा? जयशंकर। रूपाभ के संपादक बताइएगा। रूपाभ। देखिए थोड़ा सा मुझे ग्रामेटिकली थोड़ा शब्द कोश कहने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी के ट्रांसलेट को बोलना थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करा करिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यदि है तो है, आप कोशिश करते हैं, पूरा हो नहीं पाता। पंत जी बताइएगा, ठीक है ना बेटा? आगे बढ़े। पंत जी 164 नंबर सवाल। वह तोड़ती पत्थर, देखो, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अभी बैठ नहीं रहा है लेकिन देख लीजिए, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर। सुमित्रानंद पंत जी आएंगी कि कौन आएगा आप बताइए आप लोग? तो ये आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी आएंगे बेटा, निराला साहब आ जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कॉपरेट किए। कल वाले संडे को तो आप पूरा क्लास देख लीजिए, इसके बाद इसको जितना देख पाते हैं धीरे धीरे रिटेंशन पावर करते हैं। हिंदी प्रदीप नाम है बेटा, क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नाम हो जाएगा। चांद का मुंह ढेड़ा, क्या टेढ़ा, सॉरी, चांद का मुंह टेढ़ा। अभी इससे पहले आप लोगों ने सवाल लगा, देखिए फिर से रिपीटेड सवाल आ गया आपके सामने। इस रिपीटेड को बहुत घनघोर तरीके से दिमाग में बैठा के रखिए। गजानन माधव मुक्त बोध हो जाएंगे बेटा, बहुत गजब। गजानन माधव
मुक्त और बोध हो जाए। भारत भारतीय के रचनाकार, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे। कौन बताएगा? आप बताएंगे। देखिए 130 नंबर सवाल का पूछा, 168 नंबर सवाल का। भारत भारतीय के नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, बताइए सरस्वती पत्रिका का आरंभ कहां से हुआ था? जल्दी बताइए। सरस्वती पत्रिका का आरंभ 1900 में हुआ था। कितना हुआ था बेटा? सन 1900 में। इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये सब बातें जब इतिहास पढ़ाते तो बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते। निम्नलिखित में कौन सा सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? गजब सवाल है। इससे पहले आप लोग सरस्वती पत्रिका से संबंधित सवाल हैंडल कर चुके हैं, तो बताइए कि कौन सा होगा? शांति प्रिय द्विवेदी जी नहीं थे बेटा। कौन थे? शांति प्रिय द्विवेदी जी नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? शांति प्रिय द्विवेदी जी नहीं हो सकते। बहुत अच्छा सवाल, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सरस्वती पत्रिका के संपादक, फिर से वही बात, बार बार वही बात, कितनी बार वही बात, महाप्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे लगाइएगा। चलिए, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो अभी अभी तो आप लोग बताए हो, लेकिन चलिए फिर से बता दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सरस्वती पत्रिका बेटा किससे है? सरस्वती पत्रिका। महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त किए गए थे? अब बताइए। देखिए संपादक अलग होते हैं, लेखक, रचनाकार, एडिटर अलग होते हैं। बताया हूं मैं आपको आगे, तो इन बातों को बहुत गौर से सुनते और समझते चलिएगा। और ये बता दें, यूपी पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई और यूपी पुलिस में मतलब इतना पूछा है कि हम इसके बारे में चर्चा कर पाने में असमर्थ है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था? देखिए मतलब जब वो जाने लगे तो उसके बाद किसको सौंपा था? इस सवाल का जवाब बताएंगे। तो पंडित गौरी दत्त को सौंपा था, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को सौंपा था, गया प्रसाद पंडित देवेंद्र शुक्ल जी को सौंपे थे। किसको सौंपे थे? तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र को सौंपे थे। किसको? जगदम्बा प्रसाद मिश्र को। वैसे मुझे इन दोनों के नामों के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। चलो 175 नंबर सवाल हम चेक करने की पूरी कोशिश करेंगे। रामधारी दिनकर सिंह दिनकर की रचना नहीं है बेटा, रामधारी दिनकर सिंह की रचना नहीं है। 176 नंबर सवाल का जवाब दे पाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वर्ण धूलि नहीं इनकी रचना है और सारी रचनाएं नहीं की है। भक्तमाला के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। 177 भक्तमाला नाभादास हो जाएंगे। और ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट में पूछा हुआ, ट्रिपल एससी में पूछा हुआ सवाल है। कितनी बार रिपीटेड है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का मौलिक उपन्यास 78 नंबर, ऑप्शन नंबर परीक्षा गुरु। बहुत अच्छे। सामायिकी, देखिए सामायिकी वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिका से तो मुझे लगता है कल्याण कर दिए हम लोग इसी वीडियो में, इससे ज्यादा वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पंकज बाबा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंकज साहब बिष्ट हो जाएंगे। तद्भव पत्रिका का संपादन का प्रकाशन किसने किया था? तो लखनऊ से हुआ था। यह बात कंफर्म करिएगा। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, बताइएगा। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे। धर्म से धर्मवीर भारती, धर से धर्मवीर भारती हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। आगे वाले सवाल को देखिए, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तोहू पुर को ताजी डारो, कैसे सवाल है? या लकुटी और कमरिया पर राज तिहूपुर को ताजी, बताइए। 182 नंबर सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, आप लगाइए जल्दी से। जल्दी करेंगे तो हम जल्दी बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रश खान साहब हो जाएंगे। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन कहाँ से हुई थी? तो इतिहास का जिस दिन क्लास ले रहे थे बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है, तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड कौन सी पत्रिका थी? कहां से प्रकाशित होती थी? ये बात पता चल गई। कब प्रकाशित हुई थी? ये बात पता चल गई। अब ये बता दीजिए, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिका कैसी पत्रिका थी? अब ये भी बात आपको बतानी ही पड़ेगी, तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगी? तो यह साप्ताहिक पत्रिका के नाम में आता है।
हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ले भैया गजब सवाल है, पूरा सवाल है टटोल मटोल। बाबू जुगल किशोर साहब थे। कौन थे? बाबू जुगल किशोर साहब। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए फिर से सवाल वही, बराबर रिपीटेशन। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? अब तो आप फंस गए थे, लेकिन सर कुछ बता नहीं रहे हो, सब कुछ अपने आप मिलता जा रहा है। मत बताइए सर, अब हम सब जान जाएंगे। 1826 कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? बताइए। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम बताइए। 188 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, धड़ाक से देते चलिए बेटा। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान हो जाएगा बेटा, हिंदुस्तान हो जाएगा। बहुत अच्छे। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता है? गजब सवाल, ये भी छूट नहीं रहा है सर, आप बता नहीं रहे हो लेकिन सवाल में सब कुछ आ रहा है बेटा, बहुत अच्छे से भी आ रहा है। तो प्रतापगढ़ से हुआ था। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बताएंगे कहाँ से होता, तो इन्हीं दोनों में नाम बता देंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए। मिर्जापुर है, ये भी कहाँ पे है? तो यूपिया में है। यूपिया में मिर्जापुर, कहीं उधर नहीं पड़ जाना। आनंद कादम्बनी के संपादक का नाम बता दीजिए। देखिए कहाँ से संपादित होती थी? तो मिर्जापुर से होती थी। ये तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी सवाल पूछ सकता है, पूछा नहीं है बट ऐसा नहीं है। आदम कादम्बनी बताइए बेटा। 191 नंबर सवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत अच्छे। आनंद कादम्बनी कहाँ से होती थी? तो मिर्जापुर से। फिर से रिपीटेड सवाल है ये। आदिकाल की रचना बताइए बेटा। इसमें आदिकाल की रचना 93 नंबर सवाल, 193 सवाल लगा चुके हैं आप। खुमानो रासो साहब। तो देखिए मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया है, इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के वन लाइनर के तहत वन टाइप में और ज्यादा कुछ नहीं दिया, बस आप इतना ही याद कर लीजिए, बहुत है। बताने के लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, बताने के लिए बहुत आसान है, रखना बहुत कठिन हो जाता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? 94 नंबर सवाल का नाम लगाएंगे। तो इनमें से तो भाई मुझे कोई नहीं, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधा नहीं है, कोई नहीं है इसमें से, ऐसा कुछ भी बातें नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे सवाल आना शुरू हो गया। वृत्त और विकास, अब ये तीनों याद करें, विचार प्रवाह, अशोक, फूल कुटज, वृत्त, विकास नहीं है, तो ये नीचे वाले आने वाले सवालों में है, परेशान मत रहिएगा। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। अब वह कौन सा कथन असत्य है आप छांट लीजिए। नहीं छांट पाएंगे मुझे पता है। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे। तो वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आ जाता, कादम्बनी के संपादक तो कोई और है, वो नाम आप लोगों को पता ही है। परमाला रासो किसके द्वारा रचित है? परमाला, परमाला, बरमाला नहीं, परमाला। बताइए किससे संबंधित है? परमाला संबंधित किससे हैं? तो परमाला संबंधित है बेटा जगनीक से संबंधित, जगनीक से संबंधित है। किससे? जगनीक से। पत्रिका संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताइएगा। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म सही है। 98 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। नया प्रतीक अमृत लाल सागर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी सही है। चलिए आप आगे बढ़िएगा। 99 नंबर सवाल, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। अब ये सब देखिए कैसे कैसे सवाल लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो बातें समझ में आ रही होगी। नया ज्ञानोदय मुंबई में नहीं होती थी, ये नया ज्ञानोदय मुंबई में नहीं होती थी। दुल्हन गवाहू मंगल चारा, हमारे घर आए राजा राम भरत तारा, भरत तारा। चलिए यह किसकी पंक्ति है? 200 सवाल तक आप लोग लगा चलिए, माइंड ब्लोइंग सवाल लगाए हैं। 200 सवाल तक बहुत गजब सपोर्ट किए हैं, बड़ा आनंद ले पाए हैं। चलिए आगे बढ़ाइए, कितना सवाल अभी और लगाना है, जल्दी करिए जल्दी करिए। यदि कहिए तो 2 पार्ट में बना दे। कबीर दास है बेटा, अभी भी हमें 150 सवाल लगाने हैं, तो आप लोग समर्थन करें तो दूसरे पार्ट में बना दें, क्योंकि इस 200 सवाल लगा दिए हैं तो अभी हम आधे से नीचे गए। देखिए कितना सवाल है, एक बार चेक कर दीजिए सर। 326 सवाल है, मतलब 125 सवाल और बचे हुए हैं। कितने सवाल? 125 सवाल बचे पड़े हैं बेटा। तो आप लोग बताएंगे तो हम लगा दें। बोलिए जल्दी बताइए, सभी लोग आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाइए सर, बढ़ जाइए सर, बढ़ जाइए, जल्दी करिए।
ठीक है ना। चलिए इसी पे ब्रेक कर दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल नई सुबह तक इस क्लास को आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, लव यू, टेक केयर, बाय। बहुत बड़ा बनाना सामर्थ्यवान नहीं है क्योंकि बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कराने के साथ साथ कंटेंट का अध्ययन और रख भी पाए दिमाग में, ये भी बड़ा। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद। मिलते हैं नए सेशन में नए जिंदगी के साथ। थैंक यू, बाय।